जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लेसन 1 आपको पढ़ाया था मैं, उसी का ये पार्ट है। बताए थे ना कि हर एक टॉपिक के कई पार्ट रहेंगे और मैं फिर चैप्टर जैसे दूसरा होगा तो उसका नाम लिखता रहूँगा। अभी ये पहला चैप्टर है बायोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आएगा दूसरा टॉपिक, वो रहेगा ग्लैंडुलर सिस्टम। इसके बाद तीसरा नर्वस सिस्टम, चौथा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पांचवा रेस्पिरेटरी सिस्टम, छठवां एक्सक्रीटरी सिस्टम, सातवां रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आठवां इम्यून सिस्टम, नौवां स्केलेटल सिस्टम, 10वां सेंसरी ऑर्गन। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो ये है पहला टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, इसमें इसके पहले वीडियो में जिन छात्रों ने देखा होगा वो पूरा मैं पढ़ाया था आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। पूरी बात बताया था मैंने, रिकॉल करा दे रहा हूं आपको 2 मिनट में। जो एलिमेंट्री कैनाल था उसमें पढ़ाया था बक्कल कैविटी, पूरी बात हुई थी। ओएसोफेगस, ग्रास नली, पूरी बात। फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और इसको सहायता करने के लिए पाचक ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसमें हम लोग देखे थे सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में पाया जाता है। उसके बाद फिर सहायता करता है कौन खाने के पाचन में, लीवर और गाल ब्लैडर, फिर पैंक्रियाज और फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत ग्रंथियां। तो ये हमारा अभी लेसन 1 का पहले टॉपिक का पहला भाग था। आज है ये दूसरा भाग, जिसमें हमको पढ़ना है ह्यूमन डाइट, मानव आहार। उस समय देखे हम लोग कि खाना कैसे जाता है अंदर, आहार भोजन, और कैसे कैसे पचता है, क्या फंक्शन होते हैं। और आज अब पढ़ना है टॉपिक में कि हम खाते क्या हैं। इसलिए पहले आपको पढ़ा दिया इंटरनल फंक्शन के बारे में, अब ये देखना है कि हम खाते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है ये, ह्यूमन डाइट, मानव आहार। एक तो सबसे बड़ी बात, ये कैसा होना चाहिए, तो ये हमेशा पूर्ण और संतुलित होना चाहिए। ठीक है, हमेशा कंप्लीट रहे और बैलेंस रहे। ध्यान रखिए, भोजन कंप्लीट भी रहे और बैलेंस भी रहे, मतलब पूर्ण भी लीजिए और संतुलित भी। कंप्लीट पूर्ण का मतलब कि आपा नहीं खोना है खा के, संतुलन बनाए रखिए। अब इतना ढकेल लिए कि पार्टी उल्टी में, दावत में जाते हैं तो पूरा एकदम ठूस लेते हैं यहाँ तक कि अब चल भी नहीं पा रहे, मुंडी भी ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना नहीं खाना है। खाना है कि आराम से कंप्लीट भी रहे और उसका संतुलन बना रहे। आपा नहीं खोना है कि पेट फुला के अब 4 लोग लाद के लेके आ रहे हैं खटिया पे कि पूछे फलाने मर गए क्या, नहीं, खाना खा के आ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे थे और फिर घर आके इनो और चूरन तलाश रहे हैं कैसे हूं पच जाए। आपा नहीं खोना है। खाना खाना है तो कंप्लीट रहे और बैलेंस रहे, संतुलित रहे। तो उसमें हमारा मानव आहार क्या क्या है, तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हम ये लेते हैं, इस धरती पर जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर आता है फैट। ठीक है, वसा। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है तो वसा से एनर्जी मिलती है, मतलब कि इससे अधिक ऊर्जा इसमें मिलती है खाने से। मैं लिखवाऊंगा आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो अम्ल की श्रृंखला है। ठीक, इसके बारे में पूरे पढ़ेंगे हम लोग कि अमीनो अम्ल मानव के लिए कितने आवश्यक है, प्रोटीन करता क्या है, सारी बात। ओनली 1 फैक्ट क्या है प्रोटीन का, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसकी अलग पूरी क्लास चलेगी आपकी विटामिन की, क्योंकि एक विटामिन तो है नहीं। विटामिन आपके 2 प्रकार में बटे होते हैं, एक होता है वाटर सोलुबल, एक होता है फैट सोलुबल, मतलब जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, जिसमें आपका विटामिन ए बी सी बी ही 12 प्रकार के हैं, सब लिखवाऊंगा, ए बी सी डी ई के, और मैं पढ़ाता हूं विटामिन पी भी। ठीक है, मेरी क्लास में लड़के पी भी जानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में, मिनरल्स। ये हमारे शरीर में बहुत बड़ी रोल अदा करते हैं, जिसमें आपका आयरन, हीमोग्लोबिन आता है, आयोडीन आता है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये जितने भी मिनरल्स हैं ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वाटर। वाटर तो आपके ह्यूमन डाइट में सबसे मेन है, जल ही जीवन है। और फिर होता है रफेज। इस धरती पर जितनी भी रेसे वाली चीजें होती हैं, रेसेदार, उन्हें हम रफेज कहते हैं। जैसे बेल, आम, संतरा, जहां रेसा हो,
ये हमारे आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, आंत की सफाई करता है। रेशे वाली चीजें खानी चाहिए। तो देखिए ये हमारा ह्यूमन डाइट है जिसमें 7 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज। तो रफेज में तो आपको एक लाइन में समझना है, लिखवा दूंगा, लिख लीजिएगा कि धरती पर जितनी भी रेशे वाली चीजें होती हैं वो रफेज हैं और ये हमारे आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। बात करनी है हम लोगों को इन 6 लोगों पे। इन 6 लोगों की 2 कैटेगरी डिवाइड है, ठीक है। एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ का मतलब कि इनकी अपेक्षा ये दीर्घ है, ठीक है। मतलब कि इस धरती के जितने भी खाना पानी है वो सब इन्हीं में घूमते हैं। आप ध्यान दीजिए, हम रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मटन, चिकन जो भी खाते हैं, दूध, दही, पनीर, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बहुत विटामिन और मिनरल कुछ लेवल में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सब भोजन घूमते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं दीर्घ पोषक तत्व, ठीक है। ये इससे अधिक ऊर्जा देता है और इसको पाचन की आवश्यकता होती है, इसलिए लिखा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है, मतलब कोशिका का ईंधन पूछे या शरीर का ईंधन पूछे तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये रहना चाहिए 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए? 15 से 20%, ठीक है। ये हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक होता है। फिर है आपका फैट, वसा। बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है तो वसा से, इसीलिए इसका परसेंटेज बॉडी में 20 से 25%, ठीक है। और इन्हें पाचन की आवश्यकता होती है, इनको पचाने के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद दूसरे नंबर पर है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये भी तो है पोषक तत्व, लेकिन ये लघु है, बताया ना, उसकी अपेक्षा में ये लघु, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में। वाटर, जल ही जीवन है, तो वाटर का परसेंटेज ध्यान रखिएगा। लड़के यहां से बहुत गलती करते हैं। शरीर में हमारे जल का प्रतिशत 60 से 65%, इससे 1 इंच अधिक नहीं, 70 मत कर दीजिएगा। लड़कों से पूछा जाता है कि शरीर में जल का परसेंटेज कितना रहना चाहिए, तो बताते हैं 71%। पूछा जा रहा है शरीर का, बता रहे हैं धरती का। धरती पे है परसेंटेज जल का 71% में महासागर हैं और 29% पे लैंड है, जिसमें पूरे विश्व के 249 देश हैं जहां हम लोग निवास करते हैं अपने अपने देशों में। ये है परसेंटेज धरती का। और ये पूछ रहा है बॉडी का, तो बॉडी में जल का परसेंटेज 60 से 65 ही होता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। विटामिन्स जो हम खाना खाते हैं, पचे भोजन को एब्जॉर्ब कराने के बाद जो ऊर्जा मिलती है वो विटामिन देता है, ठीक है, और इसका परसेंटेज नहीं होता। मिनरल हमारे कोशिकाओं के आकार को सही रखते हैं, और इनकी कमी हो जाएगी तो संदेश निर्देश ठीक तरीके से कार्य नहीं करेंगे। मैं समझाऊंगा कि आप सोच रहे हैं कैसे संदेश निर्देश ठीक से काम नहीं करेगा, ये देखा जाएगा। और इनका भी परसेंटेज नहीं होता, और इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ये उतने तगड़े नहीं हैं इनकी अपेक्षा कि इन्हें पचाने की आवश्यकता पड़े, ठीक है। तो ये है हमारा मानव आहार, जिसमें 7 चीजें हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हर क्लास चलेगी जिसमें मैं जैसे जैसे आपको होता जाएगा वैसे ये खत्म करता जाऊंगा कि वीडियो लंबी भी ना हो, आप आसानी से पढ़ लें। पढ़ाने को तो मैं एक दिन में पढ़ाऊं, लेकिन आपके लिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस कारण से आप आराम से, अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं और फैट को देखते हैं, फिर दूसरे दिन हम देखेंगे प्रोटीन को, विटामिन्स को। विटामिन्स को तो एकदम अकेले में देखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था ह्यूमन डाइट को, कि हम मानव आहार में क्या क्या लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉपिक ही है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। और जब पाचन तंत्र की बात चलती है तो सबसे पहली बात आती है 2 कैटेगरीज की। भाई, इस धरती पर कोई भी जीव बगैर भोजन के रह ही नहीं सकता,
तो इस धरती पर जो पेड़ पौधे हैं और मनुष्य हैं सभी को भोजन चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में इतनी काबिलियत है कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिसने भोजन अपना बनाया है उन बने हुए भोजन का यूज करके उस पर निर्भर रहते हैं। तो इस धरती पर ऐसे जीव की दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। पहला हम उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, बचपन में भी आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे स्वपोषी और परपोषी के बारे में। तो ये है ऑटोट्रॉफ स्वयं पोषी, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स परपोषी। ठीक है, स्वपोषी का मतलब कि ये वो जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये इतनी काबिलियत रखते हैं कि ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे कि तब हम लोग भी तो घर में अपने से खाना बनाते हैं, हमारी माताजी खाना बनाती हैं। तो ये क्या है, ये उस भोजन जो बना बनाया इनके द्वारा भोजन है, उस भोजन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, की घटना मिलती है। मतलब फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस की घटना मिले। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस घटना जरूर मिलेगी। फोटोसिंथेसिस क्या है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ध्यान रखिए, CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6, इसे ही कहते हैं ग्लूकोज, और इसे ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये जो ऑटोट्रॉफ है इनमें ये घटना मिलती है। अब इसमें आते कौन कौन है, तो इसमें केवल हरे पौधे न सोचिएगा। बहुत लोगों को दिमाग में रहता है कि बस ऑटोट्रॉफ में हरे पौधे और हेटेरोट्रॉफ में एनिमल्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में नंबर 1 है हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, फिर दूसरे नंबर पे है डाइटम्स। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर है शैवाल जिसे बोलते हैं एल्गी, फिर चौथे नंबर पर है साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में कि इस धरती पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो यही है नील हरित शैवाल, क्योंकि भारी मात्रा में ऑक्सीजन के सोर्स हैं। ठीक है, और फिर है आपका आयरन बैक्टीरिया। तो ये जो 5 कैटेगरीज आप देखिए, ग्रीन प्लांट, डायटम्स, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया, ये सभी स्वयं पोषी हैं जो अपने भोजन के निर्माण करने की ताकत खुद रखते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण और कीमोसिंथेसिस रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब उसकी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरीज है हेटेरोट्रॉफ्स परपोषी, ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, ये परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल में भी 5 कैटेगरी है। एनिमल्स तो आते ही है हेटेरोट्रॉफ में, तो उसमें भी क्या है, नंबर 1 है आपका जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी। क्या है भाई, ऐसे जीव जो केवल शाक पर निर्भर रहते हैं। जी हां, अब आप कहेंगे कि मनुष्य में हम लोग भी शाकाहारी हैं। केवल शाक पर मतलब मर जाएंगे लेकिन मांस को छू नहीं सकते, मरने की भी स्थिति आ जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएंगे, बिना खाए मर जाएंगे। उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। ऐसे जीव जो केवल शाक पर निर्भर रहते हैं, उसमें आपका घोड़ा, जिराफ, बकरी, गाय, ये वो हैं जो किसी भी परिस्थिति में केवल शाक पर ही निर्भर रहेंगे, मांस को छू भी नहीं सकते। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफ्स की, कॉर्निवोर्स जिसे बोलते हैं मांसाहारी। ऐसे जीव जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां केवल शाक पे, मांसाहारी कॉर्निवोर्स में ऐसे जीव जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं, मतलब इनको शाक देंगे तो वो नहीं खाएंगे, भले मर जाएंगे। ठीक है, जैसे शेर है, अब शेर को आप चावल दाल रोटी सब्जी देंगे तो चावल दाल छोड़ के आप ही को खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मांस पर ही निर्भर रह सकते हैं, शाक खाएगा ही नहीं।
उसमें एग्जाम्पल क्या है, उसमें है आपका शेर, सियार, बाघ, तेंदुआ और भी हैं जो मांस पर निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया कार्निवोर्स, ये सभी हेटेरोट्रॉप्स के हैं, ठीक है, परपोषी। फिर है आपका ओमनिवोर, सर्वाहारी, ऐसे जीव जो शाक एवं मांस दोनों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर, सर्वाहारी, जिसमें हम मनुष्य आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये वो स्पेसीज हैं जो सर्वाहारी में आते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे है आपका कैनिबल्स, जिसे बोलते हैं नरभक्षी। अब देखिए अंतर है सब में, नरभक्षी, कैनिबल्स मतलब ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं, उन्हें नरभक्षी कैनिबल्स बोलते हैं। जैसे सांप बड़ा सांप छोटे सांप को, बड़ी मछली छोटी मछली को, ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये आते हैं नरभक्षी में, ठीक है। फिर है आपका पांचवा कोप्रोफेगस, जिसे बोलते हैं मलभोजी, ऐसे जीव जो अपना या अन्य जीवों का मल खाते हैं, उसे बोलते हैं कोप्रोफेगस मलभोजी, ठीक है। वो क्या है भाई, उसमें आपका रैट चूहा है, रैबिट खरगोश है, फिर आपके कुत्ते हैं, फिर सूअर है, ठीक है। ये वो हैं जो मलभोजी कैटेगरी में आते हैं। तो ये था हमारा, जब बात चली डाइजेशन की तो ये जानना जरूरी था, क्योंकि तभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ह्यूमन डाइट, मानव आहार। तो उसमें हमने सारी कैटेगरीज देखी। तो सबसे पहले पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट को, और आप जानते हैं कि ये ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे बखूबी, ठीक है। अब बात करेंगे जो अभी आपने देखा था ह्यूमन डाइट में, तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आज इसी क्लास चलेगी, उसके बाद तब हम लेके आएंगे तो फिर फैट और प्रोटीन, फिर विटामिन अलग से, फिर मिनरल्स और जो वाटर रहेंगे रफेज वो अलग से, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को फैक्ट के साथ पढ़ा जाए, जहां से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे, मतलब इजी से लेके हार्ड तक, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले इसके परिचय कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1 समानुपातिक 2 समानुपातिक 1, मतलब 1:2:1, एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात से मिलकर बना यौगिक जो होता है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बन एक अणु, हाइड्रोजन के 2 और एक ऑक्सीजन के अनुपात से जो मिलकर बना कंपाउंड है उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते रहना। ये पर डे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए इसे कोशिका का ईंधन, बॉडी शरीर का ईंधन कहा जाता है, और इनकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है, ठीक है। मतलब हमारे शरीर की लगभग 60 से 70% ऊर्जा की पूर्ति इसी कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, तो सभी अनाज, मतलब गेहूं, जौ, मक्का, चावल, शहद, आलू, केला, गुड़, गन्ना इत्यादि ETC, ठीक है, एटसेट्रा, ये सभी क्या है, मतलब इस धरती पर जिसमें भी मिठास रहती है, शर्करा रहती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इसे शर्करा शुगर भी कहते हैं क्योंकि यह स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। अभी बात इस पे खत्म नहीं हुई है, अभी तो बेसिक परिचय था कार्बोहाइड्रेट का। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। फिर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की रेंज क्या होती है, मतलब ब्लड शुगर जो होता है उसकी रेंज क्या होती है, मतलब आज पूरी बात किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट होते हैं, मतलब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। दूसरा होता है डाइसेकेराइड्स, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो 3 तो आराम से याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट, 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और इन तीनों के 3-3 पार्ट होते हैं।
आसानी से याद हो जाएगा, कोई लंबा नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे बायोलॉजी में मैं लैंग्वेज कम देता हूं और ये सिनॉप्सिस बेस पे ही मैं क्लास लेता हूं, कि ताकि आपको शब्द कम लिखना पड़े और याद और समझ ज्यादा हो और एग्जाम के समय रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला है मोनोसेकेराइड। इसका सूत्र होता है C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, ठीक है, इसी ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर। जब आपसे क्वेश्चन करे कि रक्त में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तब बताएंगे ग्लूकोज होती है, और इसे ही कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। बताए थे ना, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को ही सीधे पूछ देता है कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं। अगर ग्लूकोज या ये ऑप्शन में ना हो तो कार्बोहाइड्रेट्स आंसर है। इस तरह अगर इसमें पढ़ते हैं तो मोनोसेकेराइड्स का पहला पार्ट ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोशिका का ईंधन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है फ्रक्टोज। ठीक है, इस धरती पर जितने प्राकृतिक फल की मिठास होती है इसी के चलते होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर, मतलब फल में पाई जाने वाली शर्करा, इसे बोलते हैं फ्रक्टोज, और इसे ही शहद की शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कर सकता है कि शहद की शर्करा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे फ्रक्टोज को, और दुनिया के सारे प्राकृतिक फलों की मिठास इसी फ्रक्टोज के चलते होती है, इसीलिए इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर का मोनोसेकेराइड है गैलेक्टोज, इसे हम बोलते हैं मिल्क शुगर। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो बताएंगे गैलेक्टोज है। तो ये दूध में, मक्खन में, दही में, आइसक्रीम में, ऐसे जितने भी आपके खाने वाले चीजें हैं उसमें पाई जाती है गैलेक्टोज। तो ये था मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज ब्लड शुगर, फिर आपका फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, और गैलेक्टोज मिल्क शुगर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है डाइसेकेराइड। इसका सूत्र है C12H22O11। डाइसेकेराइड का पहला पार्ट होता है सुक्रोज। ठीक है, इसको बोलते हैं शुगर कैन शुगर। गन्ने और गुड़ में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो सुक्रोज होती है। अब देखिए, डाइसेकेराइड वो होते हैं जहां से 2 अणु मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है। मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बना, और यह शुगर कैन शुगर है, गन्ने और गुड़ की शर्करा। ठीक है, इसे ही टेबल शुगर मतलब चीनी भी कहते हैं, ये सुक्रोज का बना होता है। पूछे आपसे कि टेबल शुगर या चीनी किस चीज का बना होता है, तो ये भी सुक्रोज का ही बना होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है डाइसेकेराइड का पार्ट, जिसे बोलते हैं माल्टोज। नाम है माल्टोज, म से माल्टोज, तो माड़ में पाई जाने वाली शर्करा। जो चावल का माड़ होता है, बहुत ताकत होती है माड़ में। अब तो माड़ निकलता नहीं, क्योंकि परंपरा खत्म हो गई। तसली में, पहले तसला में चावल बनता था, अब कुकर आ गया, तो कुकर में सीटी, भाप सब निकल गया, तो माड़ निकलता नहीं। पहले माड़ निकलता था। माड़ बहुत ताकतवर होता है, दूध से अधिक ताकत होती है माड़ में। ठीक है, तो माल्टोज में जो शर्करा पाई जाती है, मतलब माड़ की जो शर्करा होती है उसे माल्टोज कहते हैं। जौ की शर्करा, ज्वार की, मक्का की, गेहूं की, और जितने भी अंकुरित अनाज हैं, इन सबों की शर्करा को माल्टोज कहते हैं। ठीक है, यही माल्टोज होता है। और ये कैसे बना है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। ठीक है, फिर है आपका तीसरे नंबर पर डाइसेकेराइड का पार्ट लैक्टोज। यह भी दूध में पाया जाता है, और इसमें क्या अंतर है कि ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तब बनता है लैक्टोज। ठीक है, और तीसरा पार्ट है पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान समझिएगा, इसका रासायनिक सूत्र है C6H10O5 मूलांक N। तो यह पहला है स्टार्च। स्टार्च पौधों में पाया जाता है ये। ठीक है, और जो कैप्सूल आप दवा की खाते हैं वो स्टार्च का ही बना होता है। जो ये कैप्सूल होता है 2 पार्ट में पार्टीशन होता है, जैसे बीकासूल वगैरह, या जो भी आपके कैप्सूल आते हैं। ये जो पुदीन हरा होता है, आप देखते हैं ना, जिसमें पुदीना साफ दिखाई देता है, हरे रंग का ऊपर रहता है, लगता है प्लास्टिक, हो प्लास्टिक नहीं है, वो आपका क्या है,
ये कैप्सूल भी इसी का बना होता है, वो समझ रहे हैं। ये चीज है पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजन, ये आपके पॉलीसेकेराइड का अगला पार्ट है जिसे बोलते हैं स्टोरेड फूड मटेरियल, संचित भोज्य पदार्थ, और इसे लीवर अपने पास इकट्ठा करके रखता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में कि ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहाँ स्टोर रहता है, लीवर के पास। इसको बड़ा ध्यान समझिएगा। ग्लाइकोजन है, ठीक है। ग्लाइकोजन के हम 3 कंडीशन बांटते हैं 3 आदमी को लेके, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए यहां आप देखिएगा कि ये ग्लाइकोजन है, ठीक। अब एक व्यक्ति है जो 4 केला रोज खाता है, तो 4 केले का इन द सेंस उसकी एक सुबह की रोज की डाइट, जैसे आप सभी या हम लोग खाना खाते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद एक टाइम होता है कि 12-1 बजे पूरा परिपूर्ण भोजन करता है आदमी, और फिर सीधे रात में करता है खाना। 2 ही टाइम होता है, लंच और डिनर। तो जो खाने का टाइम होता है और एक सबका अपना मात्रा, उनकी अपनी मात्रा होती है क्वांटिटी खाने की, कोई 4 रोटी, कोई 8 रोटी, कोई 10 रोटी, हल्का चावल। तो वही बता रहा हूं एग्जाम्पल, मतलब कोई 4 केला खा रहा है, 4 रोटी खा रहा है, तो किस लिए खाता है? खाने से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा भोजन से मिलती है। फिर कोई आदमी है जो इनका दुगना 8 केला या 8 रोटी खा रहा है, तो फिर क्या हुआ? एनर्जी प्लस यही है ग्लाइकोजन, क्योंकि उनकी पूर्ति 4 से, इनकी भी पूर्ति जो अधिक खाने वाले हैं हो रही 4 ही से है, लेकिन जो 4 वो एक्स्ट्रा खा रहे हैं ये ग्लाइकोजन के रूप में लीवर अपने पास रख लेता है, ठीक है। जो लीवर है ये ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास रख लेता है, मैं बताऊंगा क्यों रखता है। फिर कोई इनसे भी तगड़ा व्यक्ति है जो 12 केला मतलब 12 रोटी, 20-22 रोटी, पहलवान आदमी, ठीक है। तो अब इनका क्या हुआ? अब इनका यहां तो 2 था, 4 + 4, तो एक एनर्जी, एक ग्लाइकोजन बन गया। अब यहां 4 + 4 + 4, तो ये हो गया एनर्जी, ये ग्लाइकोजन। अब खुद ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा है जो लीवर अपने पास रख रहा है। अब फिर 4 एक्स्ट्रा हुआ, इसी को बोलते हैं एडिपोसाइट्स, फैटी सेल्स, वसा कोशिकाएं। जो ये वाला लेयर आपका घेर लेता है ये वसा कोशिकाएं होती हैं, एडिपोसाइट्स। अधिक खाने के बाद फैट जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो ये तो कंडीशन ग्लाइकोजन की है। अब मेन समझना है कि लीवर इसे अपने पास क्यों रखता है। पॉलीसेकेराइड्स का पार्ट ये क्यों है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे बोला जा रहा है संचित भोज्य पदार्थ, जिसे लीवर अपने पास रख रहा है। इसलिए कि कभी अगर आपको, जैसे आपकी टाइमिंग खाने की है रोज के 12 बजे की, 1 बजे की, आप दिन में खाना परिपूर्ण खाते हैं। कभी किसी दिन आप खाना नहीं खाए क्योंकि आप कोचिंग गए हैं, स्कूल कॉलेज गए हैं, और वहीं से अपने किसी दोस्त के साथ किसी काम से चले गए, घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, किसी दोस्त के घर चले गए, और फिर जब अपने घर आ रहे हैं आप, तो 4 या 5 बजे अगर आप आते हैं, तो फिर अगर घर में कोई कहेगा खाना निकालें, तो आपकी अब वो भूख नहीं रहेगी जो 12 बजे पीक पे थी, क्योंकि आप रोज उसी टाइम खाते हैं। तब आप घर में क्या कहते हैं व्यवहारिक भाषा में कि अब भूख मर गई है। वो भूख मरती वर्ती नहीं है। आदमी व्यवहारिक भाषा में बोल जाता है कि भूख मर गई है। रियल में क्या है लॉजिक, कि जो यही ग्लाइकोजन लीवर अपने पास स्टोर करके रखा था, वो शरीर में देखता है कि अब इनको 12-1 बजे तक खाना नहीं मिला, तो वही ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और ये क्या है? ये पूरा संचित भोज्य पदार्थ है, भोजन है, और हमारे खाने की पूर्ति हो गई, इसलिए हम कहते हैं भूख मर गई। अब समझ में आया ग्लाइकोजन क्या है, ठीक है। और फिर तीसरा पार्ट है पॉलीसेकेराइड का, सेलुलोज या फाइबर, रेशे या तंतु, ठीक है। तो ये भी पौधों में पाया जाता है, ठीक है। जो सेलुलोज है ये लिख लीजिएगा, ये पौधों में पाया जाता है, ठीक। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब बात आती है, जब कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ लिए, तो ब्लड में जो ब्लड शुगर ही मेन है, यही शुगर रोग, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं शुगर हो गया। अब ये भी जान जाइए, आप रिपोर्ट देखना समझ जाएंगे, ये पढ़ लेंगे तो रिपोर्ट कहीं जब आपकी आएगी तो खुद देख लेंगे शुगर है कि नहीं है, ठीक है। तो जो रक्त में शर्करा की मात्रा होती है, मतलब जिसको शुगर नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल रेंज ब्लड शुगर लेवल, वो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतने के बीच में होनी चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन है। इसका मतलब
इस व्यक्ति को शुगर रोग नहीं है। ये है रक्त में शर्करा की मात्रा, ब्लड शुगर लेवल 70 से 140 मिलीग्राम mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले साल जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, मैंने क्लास में बताया, ठीक है, ISPC क्लास में 2021-2022 के पेपर होने से पहले ऐसे मैं क्वेश्चन गेस करता रहता हूं कि यहां से क्या पता कि केवल ये आपका लेवल नहीं पूछेगा डेटा, क्या पता यूनिट पूछ सकता है, और यही किया। इसलिए नोट्स में हर चीज ध्यान रखिएगा। क्या पूछा था कि रक्त में शर्करा की इकाई क्या होती है, उसने यूनिट पूछ दिया कि मिलीग्राम, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, किलोग्राम, लीटर। तो ध्यान रखिए शर्करा की लेवल इकाई क्या है, यूनिट mg/dl है। जैसे ब्लड प्रेशर वो mmHg, वो मिलीमीटर होता है, Hg मतलब वो मरकरी, ठीक है, पारा। तो ऐसे ही यूनिट भी सबका ध्यान रखना है। तो ये जो ब्लड में शर्करा की मात्रा है ये 170 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल है। शुगर आपको नहीं है अगर ये है तो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 70 से नीचे भी शुगर, 140 से ऊपर भी शुगर। इसी को बोलते हैं शुगर होने के बाद शुगर लो भी होता है और हाई भी होता है। लो होने पर शुगर पेशेंट चॉकलेट या टॉफी लेके चलते हैं अपने पैकेट में, पर्स में, ठीक है। और हाई होने पर तो एक्सरसाइज और मीठा चीज तो खाना ही नहीं है कभी, हाई हो गया तो, ठीक है। तो और अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 160 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसे बोलते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज का मतलब कि अगर आपकी रिपोर्ट में ब्लड शुगर लेवल 160 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, इसका मतलब आपको शुगर होने वाली है। अभी इस पर आप उपाय करके ठीक कर सकते हैं। उपाय मेन क्या है कि मीठी चीजें बंद कर दें। चाय वगैरह पीते हैं, चीनी जब चाय में खौलती है तो वो ज्यादा नुकसान करती है, ठीक है। ये बंद करें, मीठी चीज को अवॉइड करें, और जितना अधिक हो सके उतना एक्सरसाइज करें जिससे पसीना निकले। पसीना निकल जाएगा तो फिर अपने आप शर्करा बॉडी में कंट्रोल होने लगेगी, ठीक है। और ये बात तो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि शुगर होता कैसे है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। जब इंसुलिन पढ़ाएंगे हम ग्लैंडुलर सिस्टम में बीटा सेल से। तो ये है आपका, इतने पर प्री डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक, तब यहां कंट्रोल कुछ नहीं, यहां से अधिक हो गया मतलब आपको डायबिटीज, उसी को शुगर कहते हैं, उसी को मधुमेह, आपको बीमारी हो गई। इतनी रिपोर्ट के बाद 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लस मतलब आपको डायबिटीज, शुगर हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने 2 का गैप छोड़ा है, 140 और फिर यहाँ 140 से 180 नहीं बताया, 160 से 180, 20 का गैप बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि शुगर 2 तरीके से नापा जाता है। एक होता है फास्टिंग, मतलब खाना खाने के पहले, तब वो रिपोर्ट आपकी आएगी 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका मतलब आपको शुगर नहीं है। और दूसरी होती है कि जस्ट आप खाना खा लिए हैं और फिर चले गए, डॉक्टर ने कहा था खाना खाने के पहले चेक करवाइए, आप भूल गए, खाना खा लिए और तब गए हैं चेक करवाने आफ्टर फास्टिंग, खाना खाने के बाद, तब आपकी शुगर 70 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है। तो देखिए क्या हो गया, जो नॉर्मल कंडीशन 70 से 140 थी वो खाना खाने पर 160 हो गई। खाना खाने के तुरंत बाद नपवाने से शुगर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बढ़ जाता है अपने रियल वैल्यू से। इसीलिए यहाँ पे मैंने 160 से 180 लिया है, जो 20 का गैप हो ये यहाँ है, खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। तो ये था पूरी तरह से आपका आज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ह्यूमन डाइट मानव आहार में। इसको मन से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने जितने भी ग्रुप होंगे, दोस्त होंगे, सभी को शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट करना सीखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो कैसी लग रही है, क्या समझ में नहीं आया, तब मैं उस अनुसार फिर आगे आपकी वीडियो जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा वैसे और प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।